अमीर घमंडी माँ की सौतेली बेटी के बाल। सूरज और कविता अपनी 3 साल की काली बेटी के साथ पार्क में खेल रहे थे। आजा आजा बेटा, पापा को ये बॉल दो, पैर मारो इसमें, मारो मारो। नहीं नहीं बेटा, मम्मा को दो, किक मारो। मम्मा डड्डा बॉल, आहा। प्यारी सी पाखी अपने छोटे पैरों से बॉल में किक मारती है। फिर सूरज उसे अपनी गोद में ले लेता है। अरे वाह मेरी लाडो रानी, कितनी सयानी है। देखा कविता, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा है, आपसे ज्यादा प्यार करती है। बेटियां वैसे भी पिता की लाडली होती है। कभी मैं ना रही तो आपके साथ तो रही लेगी। कविता तुम पागल हो, आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना पाखी को नहीं संभाल सकता। मैं भले ही कितना प्यार करता हूँ, लेकिन उसे माँ का प्यार चाहिए ही। अच्छा बाबा, सॉरी। चलो हम तीनों मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। इसके बाद तीनों ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा लेकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में पाखी एक गुब्बारे वाले को देखकर गुब्बारा लेने की जिद करती है। इसलिए कविता रोड क्रॉस करके गुब्बारा लेने जाती है। एक कार बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसके बाद कविता हमेशा के लिए अपनी बेटी और पति को छोड़कर चली जाती है। पत्नी के जाने के बाद सूरज बहुत अकेला पड़ जाता है और बहुत रोता है। पाखी भी उससे संभल नहीं पा रही थी, तो उसके करीबी रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी का सुझाव दिया, जिसके बाद वह अमीर शोभा से शादी कर लेता है। वह दिखने में जितनी गोरी चिट्टी थी, उतनी ही दिमाग से शातिर और घमंडी थी। शादी के अगले दिन जब शोभा उसे टिफिन बनाकर देती है तो सूरज कहता है, शोभा तुम मेरी जिंदगी में आ गई तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन हाँ, मैंने तुमसे शादी खास तौर से पाखी के लिए की है। मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता था। मैं चाहता हूँ तुम उसे लाड प्यार के साथ बड़ा करो, उसे माँ का प्यार दो। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं पाखी को बहुत प्यार करूंगी। एक तो काली, ऊपर से माँ का प्यार भी दूं। इसे देखकर तो मुझे प्यार करने का मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। पाखी बेटा, बाय बाय। टाटा डाडा। तभी सूरज चला जाता है। शोभा अपने सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी कि पाखी उसके पास आती है। खिजी चाहिए, ये बुक्की है बुक्की। ओहो, अब ये लड़की चैन से टीवी भी नहीं देखने दे सकती है। पहले इसके बाप के सामने इसकी खिदमत करो, इसे नकली प्यार करो, उसके बाद इसको देखो। मन तो कर रहा है इस काली कलूटी को जान से मार दूं, पर ऐसा कहाँ कर सकती हूँ। अरे छोड़ मेरे कपड़े, ला रही हूँ तेरी दूध की बोतल। मुंह सड़ाकर शोभा रसोई में से जाकर दूध की बोतल पाखी को दे देती है, लेकिन फिर वो बहुत रोती रहती है तो उसे अकेले कमरे में बंद कर देती है और 1-2 घंटे बाद ही खोलती है, जब तक वो खुद सो जाया करती थी। वक्त गुजरता है। शोभा की उसकी तरह गोरी बेटी सौम्या होती है, जिसे शोभा बहुत प्यार करती थी और उसी का ख्याल रखती थी। उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती थी। वहीं पाखी के बाल वक्त के साथ धीरे धीरे बहुत घने लंबे हो जाते हैं। अब पाखी 16 साल की हो गई थी और उसकी छोटी बहन 14 साल की हो गई थी, जिसके बाल इतने सुंदर नहीं थे। एक शाम सूरज अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जाता है। तभी एक औरत पाखी के लंबे बालों को देखकर कहती है, अरे वाह, इस लड़की के बाल तो बहुत सुंदर है। बहन जी, आपकी बेटी है ना? देखकर तो नहीं लगता। आप इतनी गोरी हो और ये इतनी काली है। इसके लंबे बालों का राज क्या है, जरा मुझे भी बताइए। अरे बस ये तो कुदरत है, इसके लंबे बाल हो गए। मम्मी मम्मी, मुझे वो ड्रेस आगे से लेनी है, वहाँ चलो ना। अरे ये भी आपकी बेटी है, पर इसके बाल आपकी बड़ी बेटी जैसे सुंदर नहीं है और रंग में, चेहरे में भी अंतर है। ओहो, मुझे तो तुम इसकी सौतेली माँ लग रही हो। जस्ट शट अप, आपका कोई मतलब नहीं है हमसे इस तरीके के सवाल करने का। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कितने सालों से इस कलूटी की वजह से मुझे आसपास के लोग कितना कुछ कह जाते हैं, और ऊपर से उसके लंबे बाल। मेरे बाल इतने अच्छे नहीं है ना मेरी बेटी के। अब तो इसकी काले बालों के साथ ही मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे इतना मत सोचो शोभा, चलो शॉपिंग तो हो गई है, कुछ खाने चलते हैं। हाँ चलिए ना। ये सुनकर जब वो खाना खाने आते हैं तो साथ वाले टेबल की हम उम्र नताशा कहती है, माँ उस लड़की के बाल देखो कितने सुंदर और काले हैं। मुझे उसकी तरह बाल चाहिए, आप कुछ करो ना। बेटा मैं उससे पूछ कर आती हूँ। एक्सक्यूज मी बेटा, इधर आना। तुम्हारे बाल तो बड़े ही सुंदर हैं, ऐसा क्या लगाती हो? ऐसा कुछ भी खास नहीं आंटी, बस हफ्ते में 4-5 बारी में चंपी करती हूँ और धूल वगैरह से बचाती हूँ। खोले बाल ज्यादा देर नहीं रखती हूँ। अगर आप भी अपनी बेटी की ऐसी केयर करेंगे तो उसके बाल भी बहुत लंबे, घने, मोटे हो जाएंगे। सच में बेटा, अब तो मैं ऐसे ही करूंगी। सबसे ज्यादा अच्छे बाल मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। वो तुम्हारी मम्मी है ना, उनके बाल भी मुझे खास नहीं लगे। अरे आंटी जी, सबके अलग अलग बाल होते हैं। बहुत हो गया इसका,
ये खुद को समझती क्या है, ज्यादा ही इसके बड़े बालों की तारीफ की जा रही है। अब इसके बाद बाल मैं काट दूंगी ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। आप भी ऐसे ही अपनी बेटी के बालों की केयर करना। माँ आप देख रही हो पापा कितनी तारीफ कर रहे हो उस पाखी की, मुझे भी इतने ही लंबे बाल चाहिए। आपके बाल इतने लंबे नहीं है और ना मेरे, जबकि मैं इतनी गोरी हूँ और वो काली होने के बावजूद भी इतनी सुंदर लगती है लंबे बालों में कि सब तारीफ करते हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव शैम्पू लाऊंगी जिससे बाल बहुत बड़े हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं। शोभा और उसकी बेटी सौम्या को पाखी के लंबे बालों से बहुत चिढ़ होती है, इसलिए वह अपने बालों को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग कंपनी के शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल यूज करते हैं। मगर उनके बालों में काफी महीनों तक ऐसा कुछ भी असर नहीं होता है, उल्टा बाल और कमजोर हो जाते हैं। आसपास के लोग फिर से पाखी के बालों की तारीफ करते हैं तो दोनों माँ बेटी जल भुन कर कहती हैं, बस माँ बहुत हो गया, अब मैं और उस काली सौतेली बहन की तारीफ नहीं सुन सकती, मैं उसके बाल काट दूंगी। ये शुभ काम तो अकेले मत कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ उसके बाल काटने, जब तकलीफ हो जाएगी ना तो रोती रहेगी। हाँ माँ। दोनों माँ बेटी हाथ में कैंची लेकर रसोई की तरफ बढ़ती हैं जहाँ पाखी रसोई में खाना बना रही थी। तभी शोभा उसे पकड़ लेती है और उसके बाल काटने लगती है कि पाखी चिल्लाती है, माँ छोड़िए, ये आप क्या कर रही है माँ, आप छोड़िए मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तूने तो मेरी नाक में हमेशा से दम कर रखा है और अब मेरी बेटी को भी परेशान करती है। तेरे लंबे बालों की वजह से आसपास के लोग हमें कितना सुनाते हैं और हमारे बाल भी तेरी वजह से कमजोर हो गए। अब हम तुझे भी टकला कर देंगे। सौम्या बेटा, इसके कसकर हाथ पकड़ ले, इसके सारे बाल काट देती हूँ अभी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, फिर देखती हूँ ये कैसे अपने लंबे बालों पर इतराती है। माँ सौम्या आप दोनों ऐसे मत कीजिए, मुझे अपने लंबे बाल बहुत पसंद है, प्लीज मत कीजिए। पाखी का रोना दोनों घमंडी अमीर माँ बेटी को दिखाई नहीं देता और वो जैसे ही कैंची से उसके लंबे बाल काटने जा रही थी कि आवाज सुनकर सूरज वहाँ आ जाता है और शोभा को चांटा मारकर दोनों से कैंची छीन लेता है। शोभा, सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पाकी बेटी के साथ ये सब करने की? शर्म नहीं आती? तुम तो उसे बेटी मानती थी ना अपनी। कैसी बेटी? ग्रहण है मेरे जीवन में, जब देखो जहाँ जाती है वहाँ से मुझे सुनने को मिल जाता है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, स्कूल में भी सब मुझे इसी की वजह से चिढ़ाते हैं, छोटे बाल होने के कारण। डैडी मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी माँ मुझे ऐसे कह रही है, पता नहीं मेरे बाल क्यों काटना चाहते हैं। बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं एक फैसला ले रहा हूँ। शोभा तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ हमेशा के लिए। मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूंगा, कम से कम किसी को उसके लंबे बालों से चिढ़ तो नहीं होगी। अजी आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मैं सौम्या अब से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ पापा हम नहीं करेंगे। ठीक है। शोभा और सौम्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुधा एक बहुत गरीब औरत थी और वो विधवा थी। शादी के 1 साल बाद ही उसका पति भगवान को प्यारा हो गया था, लेकिन वह उस समय गर्भवती थी। पति के जाने के बाद जैसे तैसे उसने अपनी बेटी रिया को जन्म दिया और अपने बूढ़े सास ससुर के साथ रहने लगी। अब उसके सर पर उसके सास ससुर की और उसकी बेटी की जिम्मेदारी थी, जिसके चलते वह मजदूरी करके अपने घर को चलाया करती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक से उसके बूढ़े ससुर के साथ एक हादसा हो जाता है और वो अपाहिज हो जाते हैं, जिसके चलते घर में और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। बाबूजी अभी तक माँ जी आई नहीं है और घर में राशन भी नहीं है, मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? आपको अभी दवाई भी देनी होगी। चिंता मत कर बहू, तेरी सास आती ही होगी। वो लाला की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आएगी तो आज का गुजारा हो ही जाएगा। तभी सुधा की बेटी रिया उसके पास आती है और कहती है, माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, माँ मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ। थोड़ा सा सब्र कर रिया, जैसे ही तेरी दादी आ जाएंगी तो मैं तेरे खाने के लिए कुछ न कुछ बना ही दूंगी। तभी कलावती आती है और उसका चेहरा लटका होता है। इतनी मेहनत के बाद भी मालिक ने मुझे पैसे दिए ही नहीं, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। कलावती की ये बात सुनकर सभी लोग मायूस होकर बैठ जाते हैं कि तभी दरवाजे पर कोई खटखटाता है। देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर उसकी पड़ोसन सीमा होती है। अरे सुधा तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तुझे नहीं पता, गांव के मुखिया ने गांव के सभी लोगों के लिए भंडारे में छोले भटूरे बनवाए हैं, क्योंकि आज ही उसके बेटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई पास की है और अब वो डॉक्टर बन गया है, जिसकी खुशी में मुखिया ने छोले भटूरे बंटवाए हैं। जा जाकर खा ले और अपने परिवार के लिए भी ले आ। ये सुनते ही सुधा बहुत खुश होती है और फौरन घर के अंदर जाकर बर्तन उठाने लगती है। अरे बहू, ये बर्तन उठाकर कहाँ जा रही है?
अरे माँ जी, आपको नहीं पता, गांव के मुखिया ने भंडारा बनवाया है, बस वही लेने जा रही हूँ। कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। शायद ये वही है। मैं बस थोड़ी देर में छोले भटूरे लेकर आती हूँ। ये सुनते ही रिया बहुत खुश होती है। माँ मुझे भी लेकर चलो अपने साथ, मैं वहीं पर गरम गरम छोले भटूरे खाऊंगी। सुधा अपनी बेटी रिया का हाथ पकड़कर उसे भंडारे के छोले भटूरे खिलाने के लिए ले जाती है। जैसे ही वह अपने बर्तन लेकर पहुंचती है, वहां पर सारा भंडारा खत्म हो जाता है। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो इन बड़े बड़े बर्तनों को लेकर? पहले हमें थोड़े से छोले भटूरे तो दे दो। अरे तुम्हें आने में बहुत देरी हो गई, छोले भटूरे तो कब के खत्म हो गए, अब तो ये खाली बर्तन ही रह गए हैं। ये सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रिया को वापस अपने घर की तरफ लेकर आ रही होती है। तभी एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत अपनी थाली में छोले भटूरे खा रही होती, जिसे देखकर रिया उस बूढ़ी औरत के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भी अपने साथ छोले भटूरे खिला दीजिए। बूढ़ी औरत रिया की मासूमियत को देखकर अपने हाथों से उसे छोले भटूरे खिलाती है। ये देख दूर खड़ी सुधा रोने लगती है। तभी वह बूढ़ी औरत उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, रोने से कभी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता, मुझे बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है। उस बूढ़ी औरत के पूछने पर सुधा अपने घर की सभी परेशानी उस बूढ़ी औरत को बताती है, जिसे सुनकर वह बूढ़ी औरत सुधा से कहती है, मैं तो रोजाना ही किसी न किसी से मांग कर खा लेती हूँ, शायद इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये थाली और ये छोले भटूरे तुम अपने घर ले जाओ, आज के बाद तुम्हें कभी किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हमारी वजह से आप तो भूखी रह जाओगी। मेरा पेट भर गया है, जाओ इसे ले जाओ। उस प्लेट के अंदर रखे हुए छोले भटूरे सुधा अपने घर ले आती है, जिसके बाद वह उस छोले भटूरे की प्लेट के अंदर से थोड़ा थोड़ा अपने पूरे परिवार को परोसती है। लेकिन वह जितना उसमें से निकालती है, छोले भटूरे उस थाली के अंदर उतने ही आ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस थाली के अंदर से मैंने 3 थालियों में छोले भटूरे निकाला, लेकिन फिर भी ये थाली अभी भी पूरी की पूरी भरी हुई है। सुधा इस बात को पहले तो नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद थालियों में निकाले हुए छोले चावल वह अपने सास ससुर और अपनी बेटी को खिलाती है। अरे बहू, तूने नहीं खाया तो भी हमारे साथ बैठकर खा ले। सुधा अपनी सास की बात सुनकर अपनी थाली में भी गरीब बूढ़ी औरत की दी हुई थाली के अंदर से छोले भटूरे निकालकर परोसने लगती है। लेकिन उसके ऐसा करते ही उस थाली में वापस उतने ही छोले भटूरे हो जाते हैं। बहू, अभी तो तूने इसमें से छोले भटूरे निकाले, लेकिन देख ये थाली अभी भी भरी हुई है। कहीं ये छोले भटूरे जादुई छोले भटूरे तो नहीं है। सुधा अपनी सास की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है कि तभी छोले भटूरे खाते ही उसका ससुर तरोताजा तंदुरुस्त हो जाता है और अपने पैरों पर चलने फिरने लगता है। अरे ये क्या, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, देखो मैं चल सकता हूँ और अपने हाथों से काम भी कर सकता हूँ। आखिर ये सब कैसे हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये थाली के अंदर लगता है जादुई छोले भटूरे हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। तभी थाली के अंदर से एक देवी माँ निकलकर बाहर आती है। तुमने सही पहचाना, ये कोई मामूली छोले भटूरे नहीं है, ये जादुई छोले भटूरे हैं। मैं अक्सर पृथ्वी लोक पर गरीब लोगों की सहायता करने के लिए भेष बदल कर आया करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें ये जादुई छोले भटूरे दिए। आज से तुम इसकी मदद से कभी भूखे नहीं रहोगे। देवी माँ, हमारी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती तो मेरा परिवार भूखा ही सो जाता। साक्षात देवी माँ ने हमारी मदद की, इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए। देवी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी माँ दोनों सास बहू की तरफ मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाती हैं। जिसके बाद कलावती सुधा से कहती है, सुधा बहू, अब हम इस जादुई छोले भटूरे से लोगों की सहायता भी कर सकते हैं और अपनी खुद की एक छोले भटूरे की दुकान भी खोल सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, हम छोले भटूरे बेचकर अपने कमाने का साधन तैयार कर सकते हैं और गरीब लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। दोनों सास बहू मिलकर एक छोले भटूरे की दुकान खोल लेती हैं। जिसके बाद वह एक तरफ तो जादुई छोले भटूरे बेचकर लोगों का पेट भरती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति मिल जाता तो वह छोले भटूरे खिलाकर उसकी सहायता भी करती हैं। इससे ही एक दिन एक गाड़ी से एक बेचारे मासूम कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे देखकर सुधा से जरा भी नहीं रहा जाता। हे भगवान, ये बेचारा जानवर किस तरह तड़प रहा है। मेरे छोले भटूरे लोगों की सहायता करते हैं, क्या पता इस बेचारे की भी सहायता कर सके।
ऐसा सोचकर मरते हुए कुत्ते को सुधा अपने छोले भटूरे खिलाती है, जिसे खाते ही वो कुत्ता बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देख गांव के सभी लोग अचंभित रह जाते हैं। उस दिन के बाद से गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी होती तो वह सुधा की दुकान पर उसके छोले चावल खाने आ जाते, और देखते ही देखते दोनों सास बहू छोले भटूरे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगती हैं। और अब उनकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं और अब वह अपने जीवन में खुशी खुशी जीने लगते हैं।